जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं कहाँ के, जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस की जो भी क्वेश्चंस आपके 2013 टू 2023 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस को पूछा गया है यहाँ पर यूपीपीएससी पीवाईक्यूज के अंतर्गत, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पार्ट 5 के अंदर कवर करेंगे। मतलब यहाँ पर हम 5 भागों के अंदर इस क्वेश्चंस को करेंगे। और यहाँ पर जो इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 200 प्लस क्वेश्चंस आपको इन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा जनरल साइंस का। सो पार्ट 1 का। सो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस प्लांट कौन सा है? तो यहाँ पर आपका इंसेक्टिवायरस प्लांट है, आई थिंक इसे पतला कर लेते हैं। ओके, दैट इज द नेपेंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ नेपेंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए, नेपेंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो नेपेंथेसिस जो है बेसिकली इसे आप एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, ठीक है। तो पिचर प्लांट ये एक बेसिकली क्या करता है, कैप्चर करता है और खा जाता है बेसिकली किनको, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का स्टिकी हेयर्स यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के प्लांट्स के अंदर, उसके स्ट्रक्चर्स और सरफेस के ऊपर बेसिकली, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो कांटे नुमा एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि इस तरीके का एक लीफ हुआ और एक ये इस तरीके के लीव्स हुए इसमें प्लांट्स में। यहाँ पर जो लीव्स है स्ट्रक्चर्स में, इसमें इस तरीके से स्पाइक्स होते हैं और जैसे भी कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर एंटर करता है तो इसे ये कैप्चर कर लेते हैं और उसे ये खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपने कलरफुल अपीयरेंस की वजह से। तो ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं ये कलरफुल दिखने को मिलेंगे और इसी की वजह से ये जो आपके इंसेक्ट है उनको वो अट्रैक्ट करते हैं अपने की तरफ, ठीक है। और ये जो पिचर प्लांट्स हैं ये अपनी एसेंशियल जो नीड्स है, और एसेंशियल नीड्स जैसे कि हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन की जो नीड है इनकी, वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो नीड है प्लांट्स की, वो इन्हीं इंसेक्ट्स को खाकर अपनी फुलफिल करते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेपेंथेंस, ठीक है। दैट इज द पिचर प्लांट जो कि इंसेक्टिवायरस प्लांट है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। जाइलम प्लांट्स के अंदर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जाइलम जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है किसके अंदर, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जाइलम जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। और इसका मेन रोल ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर को, वाटर के साथ साथ मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ से? फ्रॉम रूट टू द रेस्ट ऑफ प्लांट, मतलब ज़मीन से मिनरल्स, आयंस और वाटर्स, इन सब चीज़ों को कैरी आउट करते हैं और प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग लीव्स, ठीक है, तो उन तक ये पहुंचाने का काम करता है कौन? जाइलम। एंड जाइलम जो है बेसिकली कंपोस्ट है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स से, और उन सेल्स को हम कहते हैं यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए ट्रैकिएट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिड्स, ठीक है। ट्रैकिड्स जो है एक लॉन्ग सेल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम सैप एंड प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट किसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म है जाइलम के साथ साथ एक टर्म आता है फोलियम, दैट इज जाइलम फोलियम, सॉरी दैट इज फ्लूएम, ठीक है। जाइलम फोलियम ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। किसको कर रहा है? देखिए, जाइलम जो है इनऑर्गेनिक मैटर्स को ट्रांसपोर्ट करता था, और ये आपके ऑर्गेनिक मैटर्स को या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली कह लीजिए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि शुगर,
ठीक है, शुगर, और फ्रॉम, अब शुगर कहाँ से लेता है, लीफ से लेता है, एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ये पहुंचाने का काम करता है। और ये बेसिकली जो फोलियम है ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल इन नेचर आपको देखने को मिलेगा, या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर सीड्स होती हैं, सीड्स मतलब छोटी छोटी नसें, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स हैं, आर्टरीज वेन्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी देखने को मिलती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जाइलम फोलियम ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन अ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम की बात करी गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिजीज दिए गए हैं और उनके फैक्टर्स दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंगू की। तो डेंगू इज रिलेटेड विद द वायरस। एलिफेंट फुट, इट इज रिलेटेड विद द worm. Malaria is related with the protozoa, and peptic ulcer that is related with the bacteria. आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर जो हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है आपका दैट इज, यहाँ पर हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये कॉज होता है बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज अ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया इज नोन एज अ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर, ठीक है। तो आपको ये बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान रखना है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर एंड पाइलोरी, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर डेंगू जो है ये वायरस, एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक मॉस्किटो की वजह से होता है, और मॉस्किटो का नाम है एडीज मॉस्किटो, ठीक है, इसकी वजह से होता है। एलिफेंट फुट जो है, एलिफेंट फुट जो एक पैरासिटिक वॉर्म है, ठीक है, जिसका नाम है ड्रेंड, दैट इज ड्रैकुनलस मेडिनेसिस, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पैरासाइट है वॉर्म का, तो वॉर्म, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, एलिफेंट फुट का जो डिजीज़ है वो देखने को मिलता है। मलेरिया जो है एक पैरासाइट, ये आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से आपका क्या होता है, मलेरिया आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और नाम की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटोजोआ की हम बात कर लें, तो प्रोटोजोआ की अगर जो हम बात करें, प्रोटोजोआ, मैं सिर्फ आपको नाम बोल देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, अफ्रीकन ट्राइनोसोमेनियासिस, देखिए कई सारे वर्ड्स जो है बहुत थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कभी एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके उसके वजह से, ठीक है। और फंगस की वजह से रिंग वॉर्म आपको देखने को मिलता है, वैली फीवर्स मिलता है, हिस्टोमोलासिस मिलता है। वायरस है, वायरस की वजह से आपको मिजल्स हैं, रुबेला है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रोसला एंड पोलियो, रैबीज़, येलो फीवर, डेंगू फीवर, ये सारे क्या हैं, वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा हो गया, कॉलरा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग एंड एंथ्रेक्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रू द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी। Which among the following is a constituent of natural silk? नेचुरल सिल्क का कौन सा घटक है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब सिल्क जो है इज अ एक प्रोटीन फाइबर होता है, देखिए सिल्क जो है दिस इज अ प्रोटीन फाइबर, ये क्या है, एक प्रोटीन फाइबर है, ठीक है, जो कि
मोथ ऑफ लार्वा से मिलता है, मोथ ऑफ लार्वा, ठीक है, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा टू क्रिएट टू, और बेसिकली क्या बात करूँ तो क्रिएट कुकुन्स, कुकुन्स कुकून से बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर फाइब्रोइन और सीरिलिन, या बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो फाइब्रोनिन, फाइब्रोनिन एंड सेरिसिन, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इन डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर एक केमिकल कंपोजिशन फॉर्म में देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन की जो केमिकल कंपोजिशन 3 टाइप्स में आपको देखने को मिलती है, एक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ है सीरिन, एंड द थर्ड वन इज एस एलानिन, ठीक है। तो ये इन 3 टाइप्स में बेसिकली, या 3 कंपोनेंट्स में, या बेसिकली अभी इन्हें कह लीजिए अमीनो एसिड के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ये आपको नाइट्रोजन यहाँ पर देखने को मिलता है सिल्क के अंदर। और सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म के लार्वा से प्रोड्यूस होता है, बट कलेक्ट होता है कहाँ पर, कोकोन्स के अंदर, ठीक है। और सीरी कल्चर बेसिकली फार्मिंग या इस साइंस को कहते हैं कि जिसमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड इज रिलेटेड विद द सीरी कल्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। The aquatic plant commonly used as a biofertilizer in the waterlogged rice is called as, so this is called as the azolla. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अजोला बेसिकली क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है जो कि इको फ्रेंडली बायो प्रोडक्ट है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कि एसेंशियल है बेसिकली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस, कौन सी इसमें से नोबल गैस नहीं है। तो देखिए, नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस आपको कहाँ देखने को मिलती है, इट इज़ फाउंड इन द ग्रुप, दैट इज इन ग्रुप 18, ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपको नोबल गैस देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हीलियम होगा आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ये आपके एलिमेंट्स जो हैं ये आपके ग्रुप 18 के नोबल गैसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक्टिनम जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक्टिनम कहाँ आता है, एक्टिनम आता है आपका दैट इज इन एक्टिनाइड ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द एक्टिनाइड ग्रुप, और जिसके अंदर आपकी ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following hormone is secreted by the beta cell of islet of Langerhans of pancreas? तो इसके अंदर कौन किसके द्वारा बीटा सेल्स जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं, इट इज सीक्रेटेड बाय द इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जाता है बीटा सेल के द्वारा, ठीक है। और पेनक्रियास जो है यहाँ पर, पेनक्रियास कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को, पेनक्रिया कंटेन्स दैट इज क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स जो है कहे जाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इसलेट ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहा जाता है इसलेट ऑफ लैंगरहंस, और ये इसलेट ऑफ लैंगरहंस कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, जिसके अंदर इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सेल्स देखने को मिलते हैं। और वो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो उसके अंदर अल्फ़ा सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अल्फ़ा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द ग्लूकागॉन, ठीक है। और यहाँ पर एक होते हैं बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, इंसुलिन के अंदर,
ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अल्फा कहाँ होता है और बीटा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। और इंसुलिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का या रेगुलेट करने का जो काम है वो ये काफ़ी ज़्यादा करता है और स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर एज अ ग्लाइकोजन कहाँ पर होता है, इन द लीवर। ठीक है, ये जो इंसुलिन है एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये आपका लीवर पे स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर जो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको क्या होता है, शुगर कह लीजिए या डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ठीक है, डायबिटीज़, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स में बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में बना हुआ है। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 2 एट्रियाज देखने को मिलेंगे, और 2 एट्रियाज के अंदर एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा आपको राइट एट्रियम, ये देखने को मिलता है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 2 वेंट्रिकल्स, जिसके अंदर एक आपको लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगी और दूसरी आपको राइट वेंट्रिकल देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये 4 चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है आर्ट्रिया जो है, आर्ट्रिया का बेसिकली काम क्या है, आर्ट्रिया जो है वो आपका दैट इज एट्रिया, ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द रिसीव ब्लड करता है रिटर्निंग टू द हार्ट को, और वाइल वेंट्रियल क्या करता है, पंप आउट करता है ब्लड को ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 4 चैम्बर है ह्यूमन हार्ट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लाफिंग गैस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज अ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं लाफिंग गैस, और इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो N2O इज़ द लाफिंग गैस, और ये एक यूज़ किया जाता है एज अ एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर। मतलब डेंटिस्ट्री के अंदर जब डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कई बार इसे एज अ एनेस्थीसिया के टर्म्स में भी इसे यूज़ किया जाता है, और कई जगह सर्जरी में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, तो बीओडी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अब बीओडी क्या होता है, बीओडी एक ऐसा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा आपका। ठीक है, बीओडी रिप्रेजेंट्स बेसिकली अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होता है थ्रू द रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, और ये मेजर करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और ओवर अ बेसिकली अ डेफिनिट टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिकेटर की तरह काम करता है ना, इंडिकेटर बेसिकली की तरह काम करता है फॉर द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन विद इन अ वाटर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ठीक है, अब देखिए ट्रॉपिक लेवल जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेजेस इन फूड चेन, जो डिफरेंट फूड चेन है उसकी डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पर दर्शाता है। तो अगर जो मैं इसको इस तरीके से समझे हम लोग, तो ये एक आपका
ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे का लेयर होगा और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इस प्रोड्यूसर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आती हैं क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्री, ग्रासेस, फ्लावर्स, ये चीज़ें हैं। तो ये आप ये कह लीजिए यहाँ पर आपको 100% ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद के जो ऊपर का लेयर है, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स में ग्रासहोपर्स आएंगे, बीज, आंट्स, बटरफ्लाई, ये छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सारे आते हैं। तो यहाँ पर जो है लॉस होता है 10% का, -10% यहाँ पर लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है, या ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो लॉस आपको देखने को मिलेगा वो आपको इतना मिलेगा, 10% का लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में रैट्स, आपके स्पैरो, फ्रॉक्स, ये सब चीज़ें भी आएंगी, और ये भी क्या करती हैं, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1% का लॉस आपको देखने को शो होता है यहाँ पर भी। सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में स्नेक, आउल, ये सब चीज़ें आती हैं, और ये भी आपका थोड़ा सा लॉस करती हैं, 0.1% का। ठीक है, अब किस चीज़ में ये सारा लॉस हो रहा है, एनर्जी के टर्म में, एनर्जी एज अ हीट के टर्म में ये सारा लॉस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है क्वाटरनरी, दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर के अंदर जो चीज़ें आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉक, जो चील वगैरह होती है, जो स्नेक्स वगैरह को, उसको सबको खा जाती है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, दीज आर द ट्रॉपिकल लेवल्स। यहाँ पर भी आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किसका है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का है। इस तरीके से लॉस आपको देखने को मिलता है। अब ट्रॉपिकल लेवल जो है वो डिफरेंट पोजीशंस देखने को आपको यहाँ पर मिल गई। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि हर्बीवोरस, कंपोजर्स, डिकम्पोजर्स, कार्निवोरस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल जो है वो फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म लिंक विद द फूड चेन। ये फूड चेन का ही लिंक है। अब जैसे फूड चेन का लिंक की मैं अगर जो और एग्जांपल की बात करूँ, तो हमारा फूड चेन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ग्रास से स्टार्ट होता है। ग्रास के बाद आपका जो आता है डियर, एंड डियर के बाद आता है लॉयन। तो दिस इज बेसिकली अ फूड चेन। और ये क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल फूड चेन आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लॉयन से वापस डियर आ गया या डियर से वापस ग्रास आ गया। ठीक है, तो ये वन डायरेक्शनल होता है, एक तरफ से चलता रहेगा और दूसरी तरफ से ये एग्जॉस्ट या ख़त्म होता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से में किस टाइप का वैक्सीन हमें बचाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स हमें बचाते हैं। देखो, टॉक्साइड वैक्सीन जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह, मतलब जो बैक्टीरियल टॉक्सिन से जो प्रॉब्लम होगी उससे बचाने का काम करते हैं टॉक्साइड। और बेसिकली डिप्थीरिया जो है वो एक टॉक्सिन की वजह से होता है, और उस बीमारी जो टॉक्सिन की वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियम, दैट इज बैक्टीरियम कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इफ इन केस कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए तो आपको आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये एक कलरलेस, दिस इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के साथ साथ कलरलेस कंपाउंड है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता था एज अ इंसेक्टिसाइड की तरह, बेसिकली कीटनाशक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसकी वजह से इसे एक कहते हैं ना, मतलब ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये हार्मलेस कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक नहीं होता है, इसी वजह से इसे कई सारे देशों के अंदर बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दिस इज द DDT। और इसके अगर जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो आएगा नहीं, बट चांसेस नहीं है, बट इफ़ इन केस कभी पूछा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बना देता हूँ आपके लिए एक बार। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से
ओके, एक ये हो गया, साथ में यहाँ पर ओके ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक क्लोरीन रहता है, एक यहाँ पर क्लोरीन रहता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरो सॉरी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेनॉल, सॉरी इथेन नॉट इथेनॉल। ये आपका डीडीटी का जो है स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके का है, इफ़ इन केस कभी पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी के अंदर पूछे गए हैं तो कहीं और नहीं पूछे जाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। तो बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा इट इज़ कॉज्ड बाय द निमोनिया, ठीक है, निमोनिया की वजह से होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो कॉज करते हैं निमोनिया को, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, जो इफेक्ट करता है लंग्स को। बेसिकली इट इफेक्ट्स द लंग्स ऑफ या एयर लंग्स बेसिकली कह लीजिए, ये लंग्स एयर सैक को इफेक्ट करता है, और जिसे हम एक टर्म में यूज़ करते हैं, एक टर्म आता है आपका एल्वोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसको इफेक्ट करता है निमोनिया के अंदर, ठीक है। जब बेसिकली जब निमोनिया की बीमारी होती है तो लंग्स में या सांस लेने में दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए लिख दिया क्या यहाँ पे, ए नहीं है, ऑप्शन सी होगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो आपकी कौन सी है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ग्रेफाइट कंसिस्ट कार्बन लेयर्स जिसके अंदर हेक्सागोनल लैटिस आपको देखने को मिलता है। किस तरीके का लैटिस देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लैटिस आपको देखने को मिलता है। ईच कार्बन एटम जो है वो, हर कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है विद द 3 अदर, मतलब एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से यहाँ पर आपको बॉन्ड इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, विद इन द सेम लेयर, जो कि एक सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाती है। मतलब इसके अंदर आपको किस टाइप का बॉन्ड मिलेगा, द बॉन्ड आपको मिलेगा कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इन कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक। और ग्रेफाइट जो है एक एक्सीलेंट क्वालिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। और लेड जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो लेड है वो भी एज अ ग्रेफाइट मटेरियल की ही आपकी बनी होती है, बेसिकली ऑफ कार्बन, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए रेयन मॉडिफाइड स्टार्च, ये आपका इनकरेक्टली मैच है। देखिए रेयन जो है वो एक्चुअली मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है, ये एक दिस इज रिलेटेड विद द सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, जो कि बना होता है रीजेनरेटेड सेलुलोज से, ठीक है, जो कि बना होता है रीजेनरेटेड सेलुलोज की मदद से, ठीक है, जो कि बेसिकली कहाँ से आता है, वुड पल्प से मिलता है हमें, और जो कि बनता है हमें कहाँ से, वुड पल्प से हमें मिलता है, ठीक है। और या फिर अदर प्लांट मटेरियल जो थ्रू केमिकल प्रोसेस से जाते हैं उनसे हमें रेयन मिलता है, ना कि ये मॉडिफाइड स्टार्च होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर बाकी यहाँ पर आपको नियोप्रीन की जब हम बात करें तो नियोप्रीन एक पॉलीक्लोरोप्रीन है, बेसिकली क्लोरोप्रीन, ये एक सिंथेटिक रबर है जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है। एंड एस्पर्टाइम जो है आपका, ये सिंथेटिक स्वीटनर है जो कि फिनाइल एनिलीन और एस्पर्टिक एसिड से बनता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 टाइम्स स्वीटर होता है देन द शुगर केन, मतलब शुगर केन से भी ज़्यादा इतना ये मीठा आपको देखने को मिलता है एस्पर्टाइम। ये सिंथेटिक स्वीटनर है। एंड ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, और ये रिलीज़ किया जाता है कहाँ पर, एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज किया जाता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या चाइल्ड बर्थ, मिल्क इंजेक्शन, इन सब चीज़ों के अंदर बेसिकली ये एक ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए इसे मैच करते हैं हम, एरियाज एंड परमिशिबल नॉइस लेवल। देखिए रेसिडेंशियल एरिया के अंदर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर को हम पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डे टाइम और एक नाइट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छा चलिए पहले इसे ही देख लेता हूँ, उसके बाद करेंगे। देखिए रेसिडेंशियल एरिया के अंदर परमिशिबल नॉइस लेवल होता है 55। ये कब होता है? डे टाइम में। और अगर जो मैं नाइट की बात करूँ तो नाइट के टाइम पर जो ये नॉइस लेवल है ये कितना होगा? 45 डेसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। साइलेंट जोन के अंदर जो है ये होता है 50 डेसिबल इन अ डे टाइम, और नाइट टाइम के यहाँ रात के समय ये जो लिमिट है ये आपकी 40 हो जाती है, 40 डेसिबल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 70 डेसिबल होता है इन अ डे, और यहाँ पर हम बात करें अगर जो नाइट की तो रात में ये आपका दैट इज 70 है ना। नहीं 70 होता है, सॉरी ये 70 जो लिमिट है दिस इज इन नाइट, ये नाइट के टाइम पर होती है, और डे टाइम पर यहाँ पर जो लिमिट है दैट इज 75 डेसिबल। ठीक है, तो रेंज है बेसिकली तो दोनों ही आ रहे हैं। कमर्शियल एरिया के अंदर 65 रहती है इन द डे टाइम, और नाइट के अंदर हम बात करेंगे जो रात में, तो ये लिमिट आपको देखने को मिलेगी इन द 55 डेसिबल। तो ये डे और नाइट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा 5 या 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विद द नॉइस पॉल्यूशन। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होता है अनवांटेड साउंड जो कि अनोयंस, इरिटेशन या पेन जो है ह्यूमन ईयर्स के अंदर प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जो किसके द्वारा दी गई है। देखिए अगर जो मैं डेफिनेशन की बात करूँ थ्रू द बेसिकली CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है नॉइस पॉल्यूशन की। वो ये है कि नॉइस पॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अनवांटेड साउंड दैट कॉजेज अनोयंस, इरिटेशन एंड पेन टू द ह्यूमन ईयर। ठीक है, ये डेफिनेशन बेसिकली CPCB के द्वारा दी गई है। यहाँ पर एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल्स जो हैं वो, अब देखिए डे टाइम और नाइट टाइम की हमने बात करी, तो डे टाइम जो टाइमिंग है यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी। तो डे टाइम जो है वो 6 AM से लेकर 10 PM तक का है, और नाइट का जो समय है वो कंसिडर किया जाता है 10 PM टू 6 AM। ठीक है, तो ये टाइमिंग भी यहाँ पर देखी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो नॉइस पॉल्यूशन का लेवल है या इनको रेगुलेट करने के लिए जो रूल है, ये लॉ है, वो आता है आपका नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, और ये आता है बेसिकली इट वाज गवर्न बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसके तहत जो है नॉइस पॉल्यूशन रूल जो है ये बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? दैट इज वुल है। ठीक है, वुल जो है एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप। ठीक है, भेड़ों से मिलता है, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि कंपोज्ड होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से। और ऑर्गेनिक मटेरियल तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा नेचुरली एक टाइम के बाद अपने आप ही। ठीक है, और इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वर्ड क्या होता है? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा ये ख़त्म होते हैं। बैक्टीरिया या फिर आप कह लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी वजह से ख़त्म होते हैं, और जो कि प्रिवेंशन का काम करेंगे किसमें? ये प्रिवेंट करता है पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन यहाँ से नहीं होगा।
ठीक है, बायोडिग्रेडेबल खत्म हो जाएगा, जैसे पेपर, वुड, ये सब चीज़ें। ठीक, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में हमेशा रहते हैं, वो बने रहते हैं, फूड चेन के अंदर हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि आपका ग्लास है, ग्लास बेसिकली ग्लास बॉटल्स, ठीक है, बॉटल्स है या प्लास्टिक्स है। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें है, ये ख़त्म नहीं होती, इन्वायरमेंट में क्रिएट हो गई तो वहीं पर ही आपको ये किसी न किसी फॉर्मेट में देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, सल्फर ड्रग इज विच टाइप ऑफ ड्रग। ओके, सल्फर ड्रग्स जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं ये। ठीक है, ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है और ये पहली बार इस्तेमाल हुए थे इन 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 में ये फर्स्ट टाइम यूज़ होते हैं एज अ कॉम्बैट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, एंड ये ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली एसेंशियल हैं फॉलेट सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो ये जो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक, दिस इज़ अ ड्रग्स रिलेटेड विद द पेन। ये मतलब जैसे आपका पेन किलर्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक जो है आपका वो पेन किलर्स की तरह काम करता है, पेन किलर या दर्द हो रहा है उसके लिए आपको यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में। एंटीपायरेटिक, ये ड्रग्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं रिड्यूस करने में, क्या, फीवर, जब जैसे बुखार आता है, पैरासीटामॉल, ये सब चीज़ें क्या होती है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स आपको देखने को मिलती है। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं, दीज आर द ड्रग्स विच क्या करती हैं, बेसिकली क्लीन करती हैं या डिसइंफेक्ट करती हैं। एंटीसेप्टिक बेसिकली क्या करती हैं, डिसइंफेक्ट करती हैं या फिर क्लीन करती हैं लिविंग टिश्यूज़ को, लिविंग टिश्यूज़ को ये क्लीन और डिसइंफेक्ट करने का काम करती हैं, जैसे कि स्किन वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन इज कार्बोरेटर यूज्ड। कार्बोरेटर जो है किस टाइप के हीट इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है पेट्रोल इंजन के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कार्बोरेटर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, ब्लेंड करता है एयर और फ्यूल को। ठीक है, और देखिए कार्बोरेटर एक कह लीजिए एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एयर को प्लस जो फ्यूल है उसको ब्लेंड करता है, ब्लेंड करता है या मिक्स करता है, और उससे क्या होता है, कंबशन बेसिकली यहाँ पर होता है, और इस कंबशन से, ब्लेंड करने से, कंबशन से स्पार्क जनरेट होता है या स्पार्क इग्निट होता है, इग्निशन देखने को मिलता है, और उससे आपका जो व्हीकल है या इंजन है वो चलता है। बेसिकली ये कहाँ पर होता है, पेट्रोल इंजन के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग, किस टाइप का मैमल्स जो है वो एग ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इचिंडा, सॉरी इसे आप इकिंडा कहेंगे, इकिंडा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इकिंडा को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पाइनी एंटीएटर्स, स्पाइनी एंटीएटर्स, जो कि एग लेते हैं, और बेसिकली ये मैमल्स होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ तो 12 से 17 इंच के लॉन्ग मैमल्स आपको ये देखने को, 12-17 इंच के, और इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 10 पाउंड्स आपको देखने को मिलता है, इनका जो वेट होता है, दिस इज़ अ वेट। ठीक है, वेट इनका इतना देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है थ्रू द फोटोवोल्टिक सेल, और बेसिकली यहाँ पर मिरर्स जो लगे होते हैं, दो, जो कॉन्सेंट्रेट करने का काम करते हैं, किसको, सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी जनरेट की जाती है फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज इन, जो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिली हमें उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बैटरी और थर्मल स्टोरेज सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है,
और फोटोवोल्टिक सेल, या फिर इसे एक और नाम जाना जाता है, इसे कहा जाता है सोलर सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। दिस ऑल कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, जो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसको, सन की लाइट को, या बेसिकली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, थ्रू द फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फोटोवोल्टिक सेल को इनिशियली जो बेसिकली किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एक फ्रेंच फिजिशियंस थे, फिजिस्ट थे बेसिकली, नॉट फिजिशियन, दैट इज फिजिस्ट थे, एडमोंड बैक्वेरेल, दैट इज बैक्वेरेल, एडमोंड बैक्वेरेल, जो फ्रांस से थे। उन्होंने इस बेसिकली कॉन्सेप्ट को पहली बार इस्तेमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन का। तो असर्शन पूछा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। बिल्कुल, तो जब पानी को आप नमक के अंदर मिक्स करते हैं तो वो सारा एक ही तरीके से देखने को मिलता है, वो होमोजीनियस हो जाता है, उसके अंदर कंसिस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये ग्लास ऑफ वाटर है तो ग्लास ऑफ वाटर के इस वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। जब मिक्स कर दिया तो सबका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, वो सब जगह होमोजीनियस एक जैसा देखने को मिलता है। तो असर्शन तो यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस नहीं। अब देखिए, एक कोई सॉल्यूशन है, आपने सपोज कर लीजिए एक वाटर है, वाटर के साथ आपने ऑयल डाला और सम सॉल्ट डाला सपोज, ठीक है, या शुगर डाला। तो जब यहाँ पर आप इसको मिक्स करते हैं तो होमोजीनियस नहीं नेचर बनता है, यहाँ पर बनता है नेचर कैसा, हेट्रोजीनियस का। ठीक है, हर चीज़ अपनी अलग अलग देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये आपका रीज़न गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असर्शन ट्रू है, रीज़न आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन्स, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द ओजोन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये एक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन है। दिस इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का एक प्रकार है। ठीक है, और ओरिजिनेट होता है कहाँ से, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द व्हीकल्स, व्हीकल्स से निकलता है ये। हमें जो व्हीकल्स से एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ के पोल्यूशन से निकलता है, और साथ साथ ये आपके व्हीकल्स और साथ में कह लीजिए कि बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसके बर्न से भी मिलता है। जैसे कि आपने सर्दियों के टाइम पर आप जनरली देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मोक देखने को मिलता है, धुंध देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ द जो पराली कहते हैं, जैसे पैडी क्रॉप्स होती हैं उसका जो वेस्ट है उसको बर्न किया जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब ये रिएक्ट करती हैं एक्चुअली, फोटोकेमिकल स्मॉग बना कैसे, जो व्हीकल से जो इमिशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है बेसिकली यहाँ से, जो स्मोक निकलता है वो सनलाइट के साथ में रिएक्ट करता है और वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो क्रिएट करता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि पैन होता है, एक तो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, या फिर एल्डिहाइड्स बनाता है, ओजोन 3 बनाता है, या बेसिकली कह लीजिए कि जो प्राइमरी इमिशंस हैं, ठीक है, लाइक टॉक्सिक गैसेस या सल्फर ऑक्साइड, उनके साथ मिक्स करके ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मॉग को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ समर स्मॉग। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ओजोन 3 जो है कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, बिकॉज ऑफ द फोटो स्टेशनरी स्टेट की वजह से। ठीक है, और इसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की मैं बात करूं अगर जो फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो वो आपकी वार्म होगी, ड्राई होगी एंड सनी क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सनी क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। सो डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू जो बीमारी है वो हमें देखने को मिलती है एडीज़ की वजह से। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉस्किटो की वजह से होता है एडीज़ मॉस्किटो।
ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो है एडीज, और पर्टिकुलरली एडीज इजिप्टी बेसिकली वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। सॉरी स्पेलिंग की बात करूँ मैं, AEGYPT, इजिप्टी, ठीक है। एडीज इजिप्टी ये स्प्रेड करता है डेंगू को, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बारिश के बाद जो सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है ऑल ओवर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो एसआई यूनिट्स हैं, तो ये पास्कल्स प्रेशर का यूनिट है, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर है, हीट जूल है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज दैट इज नॉट क्यूरी, दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्यूरल। बैक्यूरल आपका यहाँ पर ये यूनिट है। तो बैक्यूरल को बी एंड क्यू यूज़ किया जाता है इसके लिए, सिंबल के लिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ हम कुछ और एसआई यूनिट्स को देखिए, ये यूनिट तो है रेडियो एक्टिविटी का, बट दिस इज़ नॉट एन एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्यूरी। कुछ एसआई यूनिट्स की बात करें हम अगर जो यहाँ पर, तो एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ला, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस की हम बात करें यहाँ पर, तो इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज हेनरी, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस भी आता है, कैपेसिटेंस इसकी जो है यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज अ फैराडे। एंड आपका कैपेसिटेंस हो गया, एक होगा कंडक्टेंस, फिर कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज सीमेन, सीमेन एस से डिनोट किया जाता है इसे। इल्यूमिनेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ लक्स, LX, ठीक है। एंड एक आता है रेडियो एक्टिविटी दैट इज बैक्यूरल, ये तो हो गई हमारी। और कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी दिस इज कॉल्ड एज अ काटल, या इसे हम सिंबल करते हैं KAT से। एक और आ जाता है यहाँ पर रेडिएशन डोज, इसे, इसका जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रे, GRAY, ठीक है, दैट इज GY, ठीक है। ये कुछ SI यूनिट्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, दैट इज मीथेन है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस आपको मीथेन है, और ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन गैस है। और इसका जो सिंबल है दैट इज CH4 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हाईली फ्लेमेबल है और कलरलेस गैस आपको देखने को मिलती है, जो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। अब ये तो हो गया मीथेन की बात। अब हेक्सेन की बात करें, ये एक हेक्सेन एक बेसिक, ये भी एक क्या है आपका, जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हेक्सेन जो है बेसिकली एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और यूज एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। और बेंजीन के अंदर जो है 6 कार्बन रिंग आपको देखने को मिलती है। 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन रिंग भी आपको यहाँ पर देखने को, वॉलेटाइल कंपाउंड है आपका ये, जो कि प्रिकर्सर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ब्यूटीन जो है ये आपका 4 कार्बन है, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो फ्यूल एंड एरोसोल प्रोपेलेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ये नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट किसका नहीं है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरीली कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक। एंड ये फॉर्म करता है बेसिकली क्या, ये शुगर को बनाएगा, शुगर और स्टार्च बनाने में ये काम करता है। नाइट्रोजन जो है बेसिकली यहाँ पर ये एक आपका इसका जो मेन रोल है या क्रूशियल रोल है विषय, ये DNA और RNA, या आप कह लीजिए क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, बट डायरेक्टली इसका कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको यूज़ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिजीज इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न, मॉस्किटो बॉर्न नहीं है। तो देखिए, डेंगू फीवर मॉस्किटो से होता है, फिलैरिसिस भी मॉस्किटो से होता है, मलेरिया भी मॉस्किटो से होता है। स्लीपिंग सिकनेस इज नॉट कॉज बाय द मॉस्किटो, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसकी वजह से होता है? दिस इज अ पैरासाइट, पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, और इस पैरासाइट का नाम है दैट इज ट्रिपेंसो ट्रिपेंसोमा ट्रिपेंसोमा पैरासाइट, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है, और जो बेसिकली फ्लाइज की वजह से होता है। दिस इज कॉज बाय द फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं उनसे ये बीमारी आपको देखने को मिलती है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ना कि मॉस्किटोज की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी सारी विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती। देखिए, ह्यूमन बॉडी ये गलत है एक तो पहली बात, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती, क्योंकि सारी विटामिन्स जो है जितने इसेंशियल चाहिए बॉडी के लिए वो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। कुछ चीज़ों को या कुछ विटामिन्स को हमें कहाँ से लेना पड़ता है? आउटसोर्स करना पड़ता है, बाहर से हमें इनटेक करना पड़ता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो थ्रू, अब बाहर से कैसे लेंगे? थ्रू डाइट लेंगे, या जैसे कैप्सूल्स गोलियाँ आती हैं वो अलग चीज़ है, बट थ्रू डाइट हम बेसिकली यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो पहला तो गलत है, विटामिन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ये चीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट है, एसेंशियल है सॉरी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर जो कुछ एसेंशियल विटामिन की बात करूँ, जैसे कि विटामिन सी होता है, विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एंड विटामिन बी की बात करें, जैसे B1 होता है आपका, जिसे थायामीन कहा जाता है, थायामीन, एंड B12 B12 जिसे दैट इज कॉल्ड एज अ सॉरी दैट इज, क्या लिख रहा हूँ मैं इसे, कोबैलामिन, कोबैलामिन। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स है जो कि एसेंशियल हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि ओवरऑल हेल्थ की ग्रोथ या डेवलपमेंट और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रीज़न तो करेक्ट है, तो दैट मीन्स असर्शन फॉल रीज़न करेक्ट, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन यूज़ किया जाता है? हमें आमतौर पर पता है ये विटामिन कौन सा हमारा ए होता है। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और रेटिनॉल की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, या फिर डिम लाइट में आपको देखने को, या लाइट कम कम है डिम लाइट में आपको देखने में या विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड जो है ये कौन सा विटामिन है? दिस इज कॉल्ड एज अ विटामिन B9, दिस इज विटामिन B9 जो कि DNA सिंथेसिस या सेल ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। राइबोफ्लेविन इज अ विटामिन B2 है ये आपका विटामिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, दिस इज वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बेसिकली मेटाबोलाइज करने का काम करता है। किसको? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको मेटाबोलाइज करने का काम कौन कर रहा है? राइबोफ्लेविन करता है। ठीक है, और उस जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज करके ये क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नियासिन एक विटामिन है, दैट इज विटामिन B3। ठीक है, B3 ये एसेंशियल होता है किसके लिए? ये क्या करता है? जो फूड है, फूड को क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, थ्रू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से। ठीक है, तो ये विटामिन हैं, उनके जो नाम हैं अलग अलग, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये भाई साहब कौन है? ये हैं आपके क्रिश्चियन बेनार्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 3 दिसंबर 1967 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। कहाँ पर? केप टाउन में। केप टाउन कहाँ है भाई? दैट इज इन साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका के अंदर ये देश है, वहाँ पर इन्होंने ये सर्जरी करी थी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है क्रिस्टियन बेनार्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रूट स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड चैम्बर, कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए कोल्ड स्टोरेज जो होता है या कोल्ड जगह पे जब कोई खाना रखा जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। अब लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर क्या करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट जो है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और माइक्रोबियल ग्रोथ जो है, माइक्रोबियल ग्रोथ वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फूड प्रोडक्ट है, खाना है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, बेसिकली वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज होती है यहाँ पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज, ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी ऑफ सिलोसिस, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिलोसिस जो कि एक पेनफुल मैनिफेस्ट है, बेसिकली एक पेनफुल क्रैक और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ या टंग्स में, मतलब एक जलन टाइप की आपको देखने को मिलेगी इन सभी माउथ के अंदर बेसिकली। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जैसे विटामिन B2 है वो ओरल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B2 ओरल हेल्थ के लिए, मतलब अगर जो माउथ में इन्फ्लेमेशन या जलन जैसी देखने को मिल रही है तो उसके लिए आपका विटामिन B2 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है जो कि मेंटेनेंस का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। पैलेग्रा जो है, दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। ठीक है, और नियासिन क्या है, विटामिन B3 है। ठीक है, विटामिन B3 है जिसकी वजह से डायरिया या डेमेंटिया ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, पैलेग्रा। और स्कर्वी जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से आपको ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसके अंदर वीकनेस या गम डिजीज़, स्किन प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती है। बेरी आपका दैट इज विटामिन B1 विटामिन B1 और बेरी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ थायमिन भी कहते हैं हम इसे, और जिसके अंदर मसल वीकनेस आपको मोस्टली देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ। रिंगलमैन स्केल जो है वो यूज़ करते हैं हम फॉर टू मेजर द स्मोक, धुएं को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक फ्रेंच प्रोफेसर मैक्स मिलन रिंगलमैन ने 1888 के अंदर 1888 के अंदर इसे बेसिकली इस डिवाइस को उन्होंने बनाया था। और ये क्या करता है, डेंसिटी ऑफ स्मोक को ये मेज़र करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इसके अंदर पॉइंट्स है, जैसे स्केल बेसिकली 0 to 5 तक की रीडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। 0 दैट मीन्स नो विजिबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और 5 का मतलब हो गया नो विजिबल स्मोक, यहाँ पर स्मोक नहीं है, मतलब क्लियर है आपका, और 5 का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लैक, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है, काला पूरा धुंध देखने को मिलती है, ब्लैक स्मोक। ठीक है, तो ये इस तरीके के रीडिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी रिंगलमैन स्केल के अंदर। नेक्स्ट है बोटुलिज्म क्या है, बोटुलिज्म एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। ठीक है, जो कि बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से हेल्प होता है, मतलब होता है बेसिकली, जिस बैक्टीरिया का नाम है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, तो दिस इज बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर मसल वीकनेस या पैरालिसिस या इवन डेथ की केसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ अ जीरो चार्ज किसके होते हैं, न्यूट्रिनो के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, न्यूट्रिनो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर,
टपा क्लॉथ या टप क्लॉथ जो है ये ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, प्लांट, फ्रॉम द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, किस फैमिली से। बेसिकली यहाँ पर जो टपा क्लॉथ है ये इनर बार्क होती है ट्री की, जो कि मलबरी ट्री होता है, एक मलबरी ट्री जो होता है उसकी इनर बार्क होती है, ट्री उसकी इनर बार्क होती है, उसकी अंदरूनी छाल होती है बेसिकली। और ये प्लांट या ट्री जो है वो रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोराशी, दैट इज मोराशी फैमिली से। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, मोराशी फैमिली से ये संबंधित है, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ होगी जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मीथेमोग्लोबिन, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ब्लू मीथेमोग्लोबिमेनिया एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ब्लूइश स्किन कर देता है इन्फेंट्स की ड्यू टू द लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा काटा जा सकता है ग्लास, दैट इज क्रूग ग्लास। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, नॉट 4, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप का ग्लास है जो कि यूरेनियम डाइऑक्साइड जैसे मिनरल्स को कंटेन करता है। इसके अंदर जैसे यूरेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्ब एंड ब्लॉक करते हैं, बेसिकली ब्लॉक करते हैं यूवी रेज को, यूवी रेज के इफेक्ट को यहाँ पर एब्जॉर्ब और ब्लॉक करने का काम किया जाता है। ठीक है, ये स्पेशली आई वीयर प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरी इक्विपमेंट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं क्रूग ग्लास को। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुछ और चीज़ों की बात करें तो अगर जो हम क्रूग ग्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर जो क्रूग ग्लास है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है या की इंग्रेडिएंट, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सिरिलियम ऑक्साइड, CEO2, सिरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर है ग्लास सोडा के अंदर जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं या की एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बॉटल्स या फिर आपका विंडोज़ बनाने में इस्तेमाल होती है। ये यूवी रे से कोई प्रोडक्शन इसका नहीं है। पायरेक्स ग्लास, इसके अंदर आपको बोरोसिलिकेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड बोरोसिलिकेट ग्लास जिसके अंदर B2O3 आपको देखने को मिलेगा एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि लैब के अंदर जो ग्लास वेयर्स हैं लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पर देखने को मिलते हैं, या कुक वेयर ऑफ हाई टेम्परेचर्स उसके लिए बनते हैं। जीना ग्लास जो है ये फाइन क्वालिटी ग्लास है जो कि इम्प्रूव्ड हीट एंड शॉक रेजिस्टेंस, केमिकल वेयर और हीट रेजिस्टेंस एप्लीकेशन में से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है इन द एलवीआई के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एलवीआई एक टाइनी और एयर फिल्ड सैक है लंग्स के अंदर जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूज़ करती है एलवीआई को, वॉल्स को विद द ब्लड स्ट्रीम के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एलवीआई से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। एक होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये आपका क्या करता है, इनहेल करता है एयर टू लंग्स को। ठीक है, और साथ में ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्रांच ऑफ ट्रैकिया है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, जो ये भी एयर को ट्रांसपोर्ट करता है। एक डायफ्राग्राम है आपको, डायफ्राग्राम। ठीक है, ये क्या है, मसल्स है बेसिकली, दीज आर द मसल्स एडिंग, दिस इज मसल्स एडिंग इनहेलेशन।
देखिए, जब अब डायफ्राग्राम का इस्तेमाल आप जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपको हिचकी आती है जब, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ये डायफ्राग्राम मसल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आती होती है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है हल्की सी, तो उस वजह से आपको हिचकियाँ आती हैं, हिकअप्स आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो डायफ्राग्राम मसल्स की वजह से होता है। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विद दिस। तो अलविलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। सो ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के PYQs को, जो कि 2013 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा था जनरल साइंस का सेशन, जनरल साइंस का सेशन, और दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।